अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी हम लोग को देखनी है। हम लोग पढ़ रहे हैं घटनासार का वार्षिकी संस्करण 2024-25। ये पूरी सीरीज़ यूपीपीसीएस के लिए फोकस है, आरओ, एआरओ, बीपीएससी, इन तीनों एग्जाम के लिए, जिसमें यूपीपीसीएस और बीपीएससी होने जा रहा है दिसंबर में, जिसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मार्जिन है क्वेश्चन पूछने का करंट अफेयर्स का, अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल, तो उसमें से 18 to 20 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से ही पूछता है, चाहे वो सेंसेक्स हो गया, रिपोर्ट हो गया, कोई घटना हो गई। खास करके अगर यूरोप में कोई घटना हो गई, कोई मिशन हो गया, ठीक है, किसी तरह का युद्धाभ्यास हो गया जो नया है, इसके अलावा दिवस हो गए अंतर्राष्ट्रीय, या किसी तरह का और डील हो गई, ठीक है, तो इस तरह का कोई भी, या कोई स्कैंडल हो गया, ठीक है। अभी जैसे पिछली बार पूछ लिया था, वहाँ पे जो प्रिंस हैरी थे उनसे स्कैंडल हो गया था, तो वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, उनकी बुक का नाम पूछ लिया था। इसी तरह न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, ये सब ऐसे टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस बार तो वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव ही हो गया यूएसए में, तो देखते हैं, पहली न्यूज़ भी वही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, अब ये 47वें राष्ट्रपति, ये कथन में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कौन इनका प्रतिद्वंदी था? कमला हैरिस थी। कौन कौन से ये पार्टी से हैं? तो ये रिपब्लिकन है, ये डेमोक्रेटिक है। ठीक है, अब अगली चीज़ ये पूछ सकता है कि कितना इलेक्टोरल चाहिए हमको, तो ये 270 चाहिए होता है वहाँ पे। ठीक है, भारत में 272 चाहिए रहता है, यहाँ पे 270 चाहिए रहता है। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में कुल इलेक्टोरल वोट 538 में से ट्रंप को 295 प्राप्त हुए हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनाव हुए, दोनों में उनको बहुमत प्राप्त हुआ। ठीक है, जो ग्रोवर क्लीवलैंड है, उनके बाद ये ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जो अमेरिका के 2 अलग अलग कार्यकाल में राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने ये 2 बार कार्यकाल में रहे हैं, तो लगातार तो 2 बार रहे हैं लोग, लेकिन 2 अलग अलग कार्यकाल में राष्ट्रपति होना, ये डोनाल्ड ट्रंप दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अगर कथन बनाएगा तो इनके नाम पे नहीं जाएगा, ये पूछेगा कि ये पहले व्यक्ति हैं जो 2 अलग अलग उसमें टेन्योर में राष्ट्रपति बने। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेरिका के अब तक के सर्वाधिक आयु 78 वर्ष वाले राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये भी कथन बना सकता है। ठीक है, उन्होंने उपराष्ट्रपति के लिए जेडी वेंस को चुना है, ये भी कथन बन सकता है। अमेरिका प्रतिनिधि सभा में इस बार 6 भारतीय मूल के सांसद चुने गए हैं, जिनका विवरण है: एमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, श्री थानेदार, सुहास सुब्रमण्यम। ठीक है, इतने लोग चुने गए। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे चलते हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ? तो रशिया इस बार कर रहा था इसकी अध्यक्षता। ठीक है, तो अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन ने की 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। शिखर सम्मेलन मतलब हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया, सी जिनपिंग आए थे। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आए थे, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजकेशियन आए थे। ठीक है, थीम क्या थी? न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। 9 सदस्य देश इस बार हो गए हैं, पहले कितने थे? 5 थे, रूस, चीन, भारत। अब देखिए इसमें कौन पुराने हैं वो देख ले रहे हैं। पहले दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील। अब नए कौन कौन से इसमें जुड़ गए हैं? तो इसमें ईरान आपका नया है, मिस्र नया है, यूएई है, ठीक है, और इथियोपिया है। ठीक, अब इसमें अगर याद करना है तो ऐसे याद करिए कि 2 एशियन कंट्री है और 2 अफ्रीकन कंट्री है। ठीक, एशियन कंट्री कौन कौन सी ऐड हुई हैं? तो ईरान और यूएई ऐड हुए हैं, अफ्रीकन में मिस्र और इथियोपिया ऐड हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्जीरिया भी ऐड होगा, लेकिन इस वाले संस्करण में भाग नहीं लिया है। ठीक है, भागीदार देश कौन कौन से थे? तो इतने भागीदार देश थे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 थे सदस्य, याद रखिए, मतलब 13 भागीदार देश थे, ये याद रखिएगा। 16वां शिखर सम्मेलन था, ये ध्यान रखना है। शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कजान शहर हुआ, कजान जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे का एक शहर है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, एक बार जरूर पढ़िएगा। मैपिंग का वीडियो आप लोगों ने अगर देखा, मैपिंग सीरीज़ पूरी हमने कराई है, तो मैपिंग की सीरीज़ अगर आपने देखी तो उसमें हम लोग जब रशिया पढ़ रहे थे तो मैं कराया था ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसका एक जंक्शन है जिसका नाम है कजान। कजान वहाँ का एक इंपॉर्टेंट शहर है। तो कजान घोषणा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर हुई। ठीक है, कजान घोषणा पर 2025 में ब्राज़ील को ब्रिक्स अध्यक्षता और 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए ब्राज़ील को पूर्ण समर्थन दिया गया। इस बार 30 से अधिक देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या थे, ये हम लोग को नहीं ध्यान देना है। चलते हैं आगे। तो ब्रिक्स का इतना चीज़ें ध्यान रखने, कजान में हुआ, इस बार रशिया वो था। भारत चीन की द्विपक्षीय वार्ता भी इस दौरान हुई है। ठीक है, इसमें द्विपक्षीय वार्ता हुई है तथा इसमें एक समझौता भी हो गया है।
जो दोनों देश के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC में पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए। इसके बाद विवाद लगभग LAC विवाद सुलझ गया। ठीक है, इंडिया ने काफ़ी दृढ़तापूर्वक इस बार वो किया था, जिसका परिणाम ये रहा कि इस प्रतिरोध से अब जो है चाइना बैकफुट पे रहा कुछ दिन तक, फिर अब समझौता हो गया। ठीक है, इक्वल मतलब उस पर पेट्रोलिंग पे समझौता हो गया। ठीक है, देपसांग प्लेन्स और डेमचुक में तनाव इससे कम होगा। ठीक है, दोनों देशों की सेनाएं थोड़ा पीछे हटेंगी, बफर जोन का निर्माण होगा, दोनों पेट्रोलिंग करेंगे, ये सब समझौते हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, ठीक है, ये किसने जारी किया है, क्या देखते हैं इसके बारे में। तो द गोल्डमैन सोनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसके बाद बेन गुरियन यूनिवर्सिटी द नेगेव इजराइल और गैर लाभकारी वेबसाइट bios.com ने इसको जारी किया। ठीक है, अब देखिए भारत 180 देशों में 176वें स्थान पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। लग्जमबर्ग पहले स्थान पे, ये ध्यान देने वाली बात है। जारी कौन किया है, बड़ा लंबा सा नाम है, ये पहले नाम से ये याद रख लीजिए। ठीक है, फिर ये याद रख लीजिए, फिर ये वेबसाइट याद रख लीजिए। ठीक, नेगेव वहाँ का एक शहर है इसराइल का। तो ये बेन गुरियन, गोल्डमैन और bios.com या biodb.com करके याद कर लीजिए, बायो उसमें लगा हुआ है। बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। लग्जमबर्ग पहले स्थान पे, एस्टोनिया दूसरे पे और भारत 176वें पे, 180 पे किरबाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इसमें है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या कहता है। इसमें कुल 142 देश शामिल हैं। डेनमार्क इसमें शीर्ष स्थान पे है, वेनेजुएला सबसे नीचे है। ठीक है, भारत का स्थान 79वां है। ठीक, बस इतना ही ध्यान देना है। इंडेक्स में कुछ इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन इंडेक्स को डीप में जाना है, और कुछ नॉर्मल है तो उनको बस टच करना है, क्योंकि पिछली बार तो इंडेक्स पूछा ही नहीं था। ठीक है, तो अब इंडेक्स पे उतना जोर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। चलते हैं आगे। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक इस्लामाबाद में हुई, जो इंपॉर्टेंट है, बस ये शहर ही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है। ठीक है, इस संगठन में बेलारूस को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ये एक न्यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या हुआ ये जानना नहीं है। SCO वैसे भी इंपॉर्टेंट भारत के लिए बहुत नहीं रहा है। ठीक, भारत आसियान 21वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो लाओस के वियंतियन में हुआ है। ठीक है, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है। उन्होंने 44वें 45वें आसियान शिखर सम्मेलन, जिसका विषय आसियान कनेक्टिविटी तो और लचीलापन को बढ़ाना, ठीक है, ये था। इसके अलावा 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। ठीक है, आसियान का थोड़ा डिटेलिंग जाने तो जनसंख्या में 26% और संयुक्त रूप से विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 7% हिस्सेदारी है। ठीक है, आसियान में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री सिंगापुर है भारत के लिए, और द्विपक्षीय व्यापार के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से तथा दक्षिण एशिया में सपोर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए पिछले 10 वर्षों में भारत आसियान व्यापार दुगना होकर 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है, 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा 44 बिलियन डॉलर का हो गया है। कारण ये है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट की डंपिंग उधर है वो घूम के भारत आ जाती है, इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। रिजर्व बैंक ने आधिकारिक तौर पे आसियान के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया, आसियान के प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये भारत की UPI और सिंगापुर के पेनाओ प्रणाली के बीच वास्तविक समय सीमा पार लेन देन में सक्षम बनाता है। मतलब जैसे ही ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो डायरेक्ट आप इस पेनाओ प्रणाली का यूज़ कर पाएंगे UPI के थ्रू। ठीक है, आसियान सहयोग के लिए भारत की 10 सूत्री योजना बनाई गई है। अब इसमें भारत संयुक्त पर्यटन गतिविधियों के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। बहुत डीप क्वेश्चन जाएगा, पूछेगा, वैसे पूछना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियों को दुगना करना, भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान छात्रों के लिए नई छात्रवृत्तियां प्रदान करना, ये सब नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी इसी दौरान संपन्न हुआ। ठीक, इसके विषय देख लेते हैं। पूर्वी एशिया के कुल सदस्यों की संख्या 18 है। ठीक है, इसमें 10 आसियान देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, जापान, कोरिया, रूस, अमेरिका ये भी सदस्य के रूप में शामिल है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने की बात है, इसमें रूस, अमेरिका और चीन इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ पहले ही शामिल है। टॉप 3 तो पहले ही है। ठीक है, फिर भारत भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी है। ठीक है, भारत लाओस की द्विपक्षीय वार्ता हुई, जो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करिए। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं लाओस वाले पे, लाओस रामायण की विरासत का संरक्षण। ठीक है, इसके लिए एक लाओस रामायण की विरासत का संरक्षण के लिए वहाँ पे एक मंदिर है जो भित्ति चित्र वाला है, वाट फा क्यू बौद्ध मंदिर के जीर्णोद्धार और चंपासक प्रांत में रामायण पर आधारित छाया कठपुतली को समर्थन देने से संबंधित एक तरह का समझौता दोनों देशों के बीच हुआ है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूके ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने पर सहमति जताई। देखते हैं डिटेल में। तो ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर सहमति जताई है। अब इसमें भी ये बड़ा बवाल करने के बाद ऐसा हुआ था। क्या हुआ था कि मॉरिशस में जो ये द्वीप समूह है वहाँ पे अपने सैन्य कार्यों के लिए उसने वहाँ के जो स्थानीय नागरिकों थे उनको 2000 नागरिकों से ज़्यादा को वहाँ से निकाल दिया था। बाद में उन्होंने केस दायर किया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। फिर बहुत मतलब एक तरह से भर्त्सना की गई इनके इस फैसले की, तो अब जाके ये द्वीप समूह वापस दिया जा रहा है। लेकिन इसमें भी जो एक डियोगो गार्सिया है उसके 99 साल के पट्टे को अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास बनाए रखेगा। ये कौन किसको दे दिया था? तो ये यूके ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पे दिया था, ठीक है, इस 99 वर्षों के लिए। तो अभी डियोगो गार्सिया जो द्वीप है वहाँ पे ये बना रहेगा अधिकार यूएसए का। और वहाँ पे एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र को कहते हैं BIOT, ठीक है, ब्रिटेन का BIOT क्षेत्र जो है उस पर इसका नियंत्रण भी अभी बना रहेगा, ठीक है, ब्रिटेन का। तो अभी एक तरह से पूरी तरह से नहीं दिया है, कुछ द्वीपों को देने का वो किया गया, ठीक है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन ही आ गया है, ये करना पड़े, ठीक है। भारत और कोलंबिया के बीच में ऑडियो विजुअल सह-उत्पाद समझौता हुआ। तो बस इसको इतना याद रखिए, ये हेडिंग है, ठीक है, कि किस चीज़ के लिए हुआ था? ऑडियो विजुअल सह-उत्पाद के लिए हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा की है। तो कौन कौन से यात्रा करने वाले देश हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो ये मॉरिटानिया में की है। आगे देखते हैं, अल्जीरिया की यात्रा की है, ठीक। अब देखिए, अल्जीरिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक देश हुआ, अल्जीरिया। 3 थे ना, एक मॉरिटानिया है और एक कोई और देश है, मलावी है, ठीक है। 3 देश यहाँ पे हैं, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी। अल्जीरिया से इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे चले तो WIPO का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कभी कभार पूछा हुआ है। तो कौन सीट्स पे है? तो इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, ठीक है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। आगे भारत का स्थान कौन है? तो भारत 39वें स्थान पे है। 2023 में 40वें स्थान पर था। तो भारत की रैंक जो है एक ठो ऊपर हुई है, ठीक है, एक रैंक बढ़ी है। आगे चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग में भारत ने 4था स्थान। अभी इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ कौन सा क्लस्टर है, बस यही पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 2024 एशिया पावर इंडेक्स में कौन किस स्थान पे है? तो एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है? भारत, ठीक है, जापान को पीछे छोड़ते हुए। किसने जारी किया इसको? तो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा इसे जारी किया गया। बस देखिए, इतना ही ध्यान देना है। अमेरिका है, चीन है, फिर भारत, ठीक। रूस को 6वें स्थान पर रखा गया है, जो कि इतना भी सही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग, IMD द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग। तो कौन जारी कर रहा है इसको? IMD संस्था जारी कर रही है। IMD और भी कई जगह इन्वॉल्व है, वो देखेंगे कहाँ कहाँ है, ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत को 58वां स्थान दिया गया है, ठीक है, जबकि सिंगापुर सेकंड पे है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, ठीक है। पहला स्थान और भारत का स्थान देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्विट्जरलैंड 100 अंक के साथ पहले स्थान पे है और भारत 58वें स्थान पे। अब देखिए, ये MBA रैंकिंग, इसमें स्किप करिए इसको, ठीक है। ऐसी 1000 रैंकिंग है जिनको देखा नहीं जा सकता। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश हो गया है। ये ध्यान देने वाली बात है, बांग्लादेश में शामिल हो गया, ठीक है। अब देखिए, 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव ने त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में CSC कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन किया गया था, ठीक है। अब देखिए, इसमें 30 अगस्त 2024 को कोलंबो, श्रीलंका में बैठक के दौरान इसके चार्टर पर हस्ताक्षर हुए तथा एक सचिवालय की स्थापना के लिए भी समझौता। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो मोरक्को की केंजा लाइली बनी है, ठीक है, मोरक्को देश की। मोरक्को एक अफ्रीकन देश है, अपर अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, एकदम समझिए पश्चिमी किनारे पे, ठीक। तो बस उतना ही 1 लाइन इसको याद रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा। अब देखिए, इसमें क्या क्या हुआ है। तो 6ठा क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक, कहाँ हुआ है? विलिंगटन, डेलावेयर में हुआ है, ठीक। इसके अलावा क्या हुआ है? अब देखिए, इसमें कौन कौन शामिल हुआ है। तो एंथनी अल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, फोमियो किशिदा जो जापान के हैं, जो बाइडन और नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये 4 लोग थे।
अब इसमें क्वाड में और क्या क्या चीज़ें हुए हैं, तो क्वाड कैंसर मूनशॉट नाम की पहल चली है जो सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्रों की मदद करेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्रों में 4 करोड़ वैक्सीन की डोज देने के लिए तथा कैंसर से लड़ने के लिए एक रेडियोथेरेपी उपचार क्षमताओं के लिए इतना करोड़ रुपए का वादा किया गया। ठीक है, इसके अलावा सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आकस्मिकता नेटवर्क सहयोग पर इन्होंने एक दूसरे पे सकारात्मक बातचीत इसमें हुई है कि हम लोग सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को बनाएंगे। एक समुद्री पहल मैत्री चली है जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल मैत्री नाम से एक तरह का अभियान चलाया गया दोनों चारों देशों के बीच में एक सहयोग बनाने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा 3 चीज़ें हो गई। 4 करोड़ की 50 क्वाड छात्रवृत्तियों को दिया जाएगा। ठीक है, जो कि स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए होंगे। लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, इस प्रोजेक्ट की भी घोषणा की गई है, लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट की। ठीक है, अब देखिए इसमें कथन बन सकता है और कुछ नहीं। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन किसका है, तो क्वाड का है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री लोकतांत्रिक देशों के रूप में क्वाड देशों के इस गतिशील क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए पहली बार इस मिशन को शुरू किया गया। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का वादा किया गया है। ठीक, 2025 में भारत में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान मुंबई में पहला क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन होगा। ठीक, चारों सदस्य देश क्वाड बायो एक्सप्लोर पे सहमत हुए। ठीक है, क्या है, तो ये ऐसा वित्त पोषित तंत्र होगा जो गैर मानव जैविक डेटा के AI संचालित अन्वेषण को समर्थन करेगा। ठीक है, ये जैविक डेटा के संबंध में एक तरह का समझौता है। ठीक, भारत ने IPEF स्वच्छ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये अपने आप में एक न्यूज़ है। ठीक, भारत ने IPEF, ठीक है, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में स्वच्छ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और समृद्धि के लिए IPEF समग्र व्यवस्था पर केंद्रित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब देखिए भारत अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय वो हुआ है, बैठक हुई है, उसमें सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ये क्या है, दुनिया का पहला मल्टी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये रक्षा के क्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन है उनके लिए ये समझौता हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक तकनीक से लैस 31 हंटर किलर ड्रोन MQ-9B रिमोट से संचालित होने वाले ड्रोन का भी समझौता हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये ड्रोन का समझौता। इसके अलावा 297 प्राचीन धरोहर अमेरिका वापस किए करेगा जो भारत से चुरा के गई हैं। ठीक है, इसके अलावा बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। ठीक है, 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये वहाँ के मतलब समझिए एक तरह से जो वहाँ साम्यवादी पार्टी है उसके ये उम्मीदवार थे। तो वहाँ जो 2 पहले से परंपरागत पार्टियां उनको हटाते हुए अनुराग कुमार दिसानायके वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं और उन्होंने हरिनी अमरसूरिया को दूसरी महिला प्रधानमंत्री वहाँ की नियुक्त किया गया। ठीक है, तो हरिनी अमरसूरिया क्या बनी है, प्रधानमंत्री बनी है। इन 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में 11 नए स्थल शामिल हुए हैं। इसमें एक भी भारत का नहीं है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में मलेरिया का पहला टीका लगाया गया। ठीक है, मलेरिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया, इसको कौन बनाया, तो इसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। मलेरिया वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स-M। ठीक है, R21 मैट्रिक्स-M इसका नाम है। ठीक है, इसको कहाँ लगा गया है, तो कोट डी आइवरी या आइवरी कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका में इस टीकाकरण को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ठीक है, आइवरी कोस्ट इसका नाम है। हाथी दांत के व्यापार के लिए फेमस था पुराने समय में, इसीलिए इसका नाम कोट डी आइवरी या आइवरी कोस्ट यहाँ पे है, वो उसी के लिए फेमस ही था। ठीक है, वहाँ पे स्लेव कोस्ट भी है, वहाँ पे ग्रेन कोस्ट भी है। ठीक है, ये मैपिंग का विषय है। मैपिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये पूरी सीरीज़ मैंने कराई है, तो अगर आपने नहीं देखी है देखिए। मैपिंग की सीरीज़ में ये पूरा तथ्य हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो कैसे रिलेट हो रहा है करंट से, देखिए मैपिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो R21 मैट्रिक्स-M वैक्सीन को पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कठोर विनियामक प्रक्रिया तथा नैदानिक मूल्यांकन पारित करने के बाद अनुमोदन किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसकी 100 मिलियन खुराक बनाई जाएगी, बाकी सब नॉर्मली है। ठीक है, जो अफ्रीका है वो मलेरिया से प्रभावित रहता है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपूर्ति करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रवासियों के लिए भारत छठा सबसे किफ़ायती देश है। प्रवासियों के लिए छठा सबसे किफ़ायती देश भारत है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले स्थान पे कौन है, तो वियतनाम पहले स्थान पे, बस इतना ध्यान रखिए। फिर भारत की 6वीं रैंकिंग। ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग नहीं है ये। ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। अब देखिए क्या इसके बारे में है, तो ब्रुनेई सिंगापुर की सरकारी यात्रा की।
ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा था, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे ब्रुनेई कोई बहुत इंपॉर्टेंट देश भारत के लिए नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। सिंगापुर की यात्रा में इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर की यात्रा में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस मोंग के प्रतिनिधिमंडल से उनकी बातचीत हुई। 4 समझौते पे हस्ताक्षर हुए, जिसमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पे साझेदारी वाला समझौता सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि सिंगापुर काफ़ी आगे है, भारत की मदद कर सकता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, दोनों देशों को निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्राइजेज सिंगापुर व इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की तरफ से बिजनेस टू बिजनेस मंच स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है, ठीक। भारत में 11.77 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले साल आया, ठीक है। लगभग 25% करीब यहीं से आ गया है, ठीक। आगे चलते हैं। सिंगापुर यात्रा के दौरान मोदी ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा पहला तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र भी खोला जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए रशिया चले गए थे मोदी जी, अब फिर इसके बाद उसको बैलेंस करने के लिए यूक्रेन की यात्रा हुई। यूक्रेन की यात्रा में कुछ नहीं कहा खास, ये 4 भीष्म क्यूब देख के आए हैं कि इलाज करते रहिए। ये एक तरह का पोर्टेबल मेडिकल हॉस्पिटल, ठीक है। यही हुआ है। प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा, देखिए क्या है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1992 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध होने के बाद किसी प्रधानमंत्री की ये पहली यूक्रेन की यात्रा, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो यूक्रेन भारत के साथ कभी बहुत खड़ा नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई बहुत वो नहीं रहा है। पोलैंड में बहुत साल बाद गए, डोनाल्ड टस्क के निमंत्रण पे पोलैंड की यात्रा की है, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे डोबरी महाराज स्क्वायर का भी उद्घाटन किया गया, ठीक है, जो गुजरात के जामनगर के महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा की स्मृति में स्थापित है, ठीक है। ये लोग ऐसे थे जो वहाँ पे जाके कुछ योगदान किए थे वर्ल्ड वॉर के दौरान, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप करिए। डेनमार्क, अब ये इंपॉर्टेंट खबर है, सीधे क्वेश्चन बन सकता है इससे। डेनमार्क जो है वो पशुपालन पर कार्बन टैक्स कैसे लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? तो पशुपालन में जो जुगाली करते हैं जानवर, ठीक है, उस जुगाली से क्या होता है, उससे CO2 निकलती है, मीथेन निकलती है, ठीक है। तो मीथेन उत्सर्जन के कारण इस पर कार्बन टैक्स लग रहा है, ठीक है, ये बात है। आगे चले हम लोग, तो डेनमार्क ने पशुधन कार्बन कर लगाने का फैसला किया। इस प्रकार पशुधन पर कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं जानना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी, न्यूजीलैंड व तिमोर लेस्ते की यात्रा की, ठीक है। अब क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तो उनको वहाँ फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इसके अलावा ऑकलैंड में महावाणिज्यिक दूतावास खोले जाने की घोषणा की गई है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा तिमोर लेस्ते, ठीक है, उसकी राजधानी दिल्ली पहुंची और वहाँ पे भी इनको तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति ने उनको ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया, ठीक है। ये 3 चीज़ हुआ है। ऑकलैंड में महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की बात हुई और यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं। तो ये न्यूज़ है 16 अगस्त 2024 की। ये पेंटागटान श्रीनिवात्रा थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त, ठीक है। थाईलैंड में विगत 1 वर्ष से प्रधानमंत्री रहे श्रेया थाविसिन को नैतिकता पालन न करने के आरोप में हटा दिया गया। नया प्रधानमंत्री कौन बनाया? तो पेंटागटान श्रीनिवात्रा को बनाया गया, ठीक है। अब इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही जानिए। अब देखिए ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और एक कारोबारी भी हैं, ठीक। दक्षिण अफ्रीका के मैरियन द्वीप पे चूहों का आतंक हुआ है। बस याद रखिए मैरियन द्वीप किसको बिलोंग करता है? दक्षिण अफ्रीका को। और ये क्यों न्यूज़ में है? तो चूहों का आतंक हुआ है, ठीक है, इतना ही ध्यान देना है इसमें। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU जारी करता है, ठीक। अब इसमें भारत के कौन से शहर हैं और पहला शहर कौन सा है? तो वियना ऑस्ट्रिया इसमें पहला शहर है, ठीक है, ये याद रखना, वियना इसमें पहला शहर है। और भारत में इसमें देखें तो भारत का कोई शहर है क्या? तो इधर तो नहीं दिया हुआ है, चलते हैं आगे। अब इसमें देखिए भारत का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग इस आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। सैन फ्रांसिस्को ने दुनिया की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन फेरी सेवा शुरू की। सैन फ्रांसिस्को ने दुनिया की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन फेरी सेवा शुरू, ठीक है, तो इसको बस इतना ही जानना है। चीन में पिघले हुए थोरियम नामक नमक से ईंधन वाला दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया है, ठीक है। इसमें ध्यान क्या देना है कि पिघले हुए थोरियम का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बना हुआ है? तो ये चीन ने बनाया है, चीन ने बनाया। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधे आएगा, ठीक है।
इसको ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बहुत सारी अपलोडेड ये तकनीक से है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये TS-232 परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोत्सवाना में दुनिया के सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है। ठीक है, बोत्सवाना में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। बोत्सवाना जो है वो वहाँ जो मरुस्थल हैं कालाहारी और नामी, वो दोनों हीरे के खनन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वहीं से लाया गया है। ठीक है, ये देखिए, हीरा बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन से लगभग 500 किलोमीटर उत्तर कोरोवे खदान में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा बहुत तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो डैशबोर्ड है, इसमें 174 अर्थव्यवस्थाओं को मापा गया। किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 25 जून 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक ये जारी किया है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन चौथे स्थान पे है, तो भारत 72वें स्थान पे है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि IMF इसको जारी कर रहा है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है और किस लिहाज से ये बटा हुआ है, तो इसमें सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे है। ठीक है, सिंगापुर पहले स्थान पे और भारत 72वें स्थान पे। ठीक, और देखिए कौन कौन किस स्थान पे है, पड़ोसी देश में बांग्लादेश, श्रीलंका तथा चीन देखिए आगे, बाकी लोग पीछे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में नहीं पीछे रहता है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे खुशहाली हो गया, शांति हो गया, सब में पीछे। होलोग्राम तकनीक एक है जो जापान ने लागू की है जाली मुद्रा रोकने के लिए, इसे 3D होलोग्राम तकनीक भी कहा जाता है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, 7 देशों में शुरू हुआ लंग कैंसर की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। इस लंग कैंसर के वैक्सीन का नाम है BNT116। ठीक है, ये कौन कौन से 7 देश हैं, जर्मनी, स्पेन, हंगरी, पोलैंड, तुर्की, USA, UK में, तो ज़्यादातर वहाँ के देश हैं। ठीक है, या तो यूरोपीय कंट्री है, एक तो ये तुर्की और USA अलग है। ठीक है, बाकी सब यूरोपीय कंट्री है। ठीक, ये कैसा है, तो ये mRNA वैक्सीन है, इसका नाम है BNT116। इसे BioNTech कंपनी बना रही है। ठीक है, ट्रायल सफल होने पे ये वैक्सीन कैंसर को ठीक करने में भी सफल हो सकती है, पहले ट्रायल हो जाए तब तो। विश्व बैंक द्वारा पहला कार्बन हटाने वाला बॉन्ड लाया गया है। ठीक है, तो किसने लाया है, विश्व बैंक ने लाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, 9 वर्षीय बॉन्ड की कीमत $225 मिलियन अमेरिकी डॉलर मापी गई है। बस इतना कुछ नहीं जानना है। ठीक है, बस ये जानिए कि इन्होंने लाया है। ठीक, कौन लाया है, वर्ल्ड बैंक ने लाया है। ठीक है, इतना बहुत है। दक्षिण अमेरिका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा की। ठीक है, TTOS योजना किसने चलाई है, तो दक्षिण अमेरिका ने भारत और चीन के पर्यटन बाजारों में प्रारंभिक ध्यान केंद्रित करते हुए इस तरह के योजना को घोषणा की है। TTOS इसका नाम है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 82वें स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, इतना ध्यान रखने का, सिंगापुर पहले स्थान पे। ठीक है, इतना रखिए, सिंगापुर पहले स्थान पे और भारत 81, 82, 85 इसी के बीच में रहता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला पराग्वे 100वां देश है, नेपाल 101वां देश है। ठीक, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये जब तक एग्जाम होगा तब तक और अपडेट हो जाएगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनियन का कहाँ पे उद्घाटन, टेक्सास के ह्यूस्टन में इसका स्टैचू ऑफ यूनियन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये हनुमान जी की 90 फुट ऊंची प्रतिमा है, बस इतना याद रखना है इसके बारे में। सेट्रो नामक विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन हाल ही में चलाई गई। कहाँ चलाई गई, तो किंगदोवा शहर चाइना में चलाई गई। इसका नाम क्या है, सेट्रोवा। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की रूस व ऑस्ट्रिया की यात्रा। ठीक है, तो अब रूस की यात्रा किए थे। ठीक, अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए। बाद में क्या हुआ, इस बार रूस की यात्रा में क्या खास रहा, तो ये खास बात रही कि इस बार अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है, दोनों देशों के व्यापार में तीव्रता देखी गई है। कारण क्या है, तेल है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इन दोनों के बीच में $25 अरब का 2021 तक द्विपक्षीय व्यापार था, जो अब $65 अरब तक पहुंच गया है। 2030 तक ये $100 अरब तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही कच्चा तेल खरीदेगा भारत तो पहुंच जाएगा। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन के लिए रूस के 2 शहर कजान की ये भी चर्चा ऊपर हुई थी। येकातेरिनबर्ग, अगर आप लोगों ने मैपिंग पढ़ी है तो इस शहर से वाकिफ हो जाएंगे। येकातेरिनबर्ग पूछा भी हुआ है क्वेश्चन, ये किस लिए फेमस है, ये आप मैपिंग का वीडियो देखेंगे, रशिया को जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। ये लौह इस्पात उद्योग के लिए एक फेमस शहर है। ठीक है, इस पे 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। ठीक है, इसके अलावा 2019 में घोषित सम्मान था रशिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है, इसे दिया गया है। ठीक है, मोदी ये सम्मान पाने वाले 300 वर्षों पुराने सम्मान सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय, ये ध्यान रखिए, कथन बनेगा तो पहले भारतीय वाले में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वियना पहुंचे,
तो इंदिरा गांधी के बाद वियना जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, नहीं दूसरे नहीं बने, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू भी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए थे, तीसरे हो गए। ठीक है, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इनकी यात्रा पे गए थे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट कंट्री ऑस्ट्रिया है नहीं, इसलिए स्किप करते हैं। एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ। सबसे बड़ी बात यही है, 24वां है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए हैं। अब सब जगह के जो इम्पोर्टेंट है, इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए हैं। ठीक है, बाकी राष्ट्राध्यक्ष जैसे सी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये लोग शामिल हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। बेलारूस को इस संगठन में सदस्यता दी गई है। ठीक है, इसका 10वां सदस्य देश बन गया है। इसकी क्या थीम थी? तो शिखर सम्मेलन की थीम थी स्ट्रेथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग स्ट्राइविंग टू वर्ड्स अ सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, लंबा स्ट्रेथनिंग से शुरू हो रहा है, बस ये याद रखिएगा इंग्लिश में। ठीक, अस्ताना घोषणापत्र की इसमें बात हुई है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। 2025 में चीन में होगा, इतना ध्यान रखिए। अभी कजाकिस्तान का अस्ताना में हुआ है, और बेलारूस नया सदस्य देश बना है, बस इतना याद रखिए। 3D प्रिंटेड निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा। ठीक है, क्या है? तो विश्व की पहली लकड़ी से बनी पारंपरिक नाव अब्रा इसका नाम है। और ये कहाँ हुआ है? तो ये दुबई सड़क में परिवहन प्राधिकरण ने किया, मतलब दुबई, बस इतना याद रखिए। ठीक, आगे चलते हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये इटली के पुलिया शहर के फसानो शहर में बोर्गो इग्निजिया में आयोजित किया गया। बस याद रखिए इटली इस बार मेजबान था। ठीक, अब इसमें भारत से भी लोग पहुंचे थे, इसे आउटरीच सत्र कहा जाता है, उसमें शामिल हुए। अब इसमें क्या हुआ है? 50वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल नेताओं ने G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट PGII की महत्वपूर्ण पहलों को बढ़ावा देने का फैसला लिया। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया है। मध्यम आय वाले देशों में आधारभूत अवसंरचना परियोजना के लिए 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित करेगा। इसके अलावा भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को समर्थन और प्रोत्साहन देने की बात की गई है। बस इतना इंपॉर्टेंट भारत के लिए। ठीक है, बहुत सारे कॉरिडोर हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, परमाणु हथियारों पर सिपरी की रिपोर्ट, हर साल बेचारे रिपोर्ट निकालते हैं। अब देखिए ये जो सिपरी है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कह रही है कि परमाणु शस्त्रागार में 33% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब कौन कितना व्यय कर रहा है परमाणु हथियार पे? तो 91.5 बिलियन डॉलर का व्यय अमेरिका ने कर दिया है, जो अकेले 80% है। ठीक, रूस ने, चीन ने भी किया है, रूस ने भी किया है। ठीक, भारत भी थोड़ा सा व्यय करके अब भारत पाकिस्तान से आगे निकल गए परमाणु हथियारों में। ठीक, अब देखिए जो पूरे परमाणु हथियार है वो तो कम हुए हैं, लेकिन जो एक्टिव वॉरहेड हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये 2023 की तुलना में 60 ज़्यादा हो गए, जो 3904 मिसाइल तथा विमानों पे तैनात किए गए। ठीक, बस इतना याद रखिए कि बढ़ गए हैं, टोटली घटे हैं लेकिन ऐसे बढ़ गए। सर्वाधिक संख्या की बात करें तो रूस पहले पे, अमेरिका दूसरे पे, भारत भी यहाँ पे है। ठीक है, भारत अब पाकिस्तान से आगे हो गया। ठीक, ये ध्यान रखें, अभी तक भारत पाकिस्तान से पीछे था इस सब चीज़ों में। इम्पॉर्टेंट है अगली, जो UN की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, SDR। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलते हैं। UN की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है। रिपोर्ट ने इस बात पे प्रकाश डाला है कि वैश्विक स्तर पर औसतन केवल 16% SDG ही लक्ष्य 2023 तक पूरी करने की उम्मीद है। 84% जो SDG लक्ष्य हैं वो पूरे करने के लक्ष्य की तरफ नहीं। इसमें कौन कौन पूरा होगा, कौन कौन नहीं, ये इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में पाया गया है कि नॉर्डिक देश SDG उपलब्धि में अग्रणी है, जो कि हमेशा से रहे। अब देखिए कौन पहले स्थान पे? तो फिनलैंड। लेकिन अब इसमें हम लोग टॉप 5 देखना जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस इसमें पहले स्थान पे। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई कोड बना के इसको याद करिए, किसी तरह से रिलेट करके याद करिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर के तीनों तो नॉर्डिक ही हैं। ठीक, ये तीनों, ये दोनों जर्मनी, फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन है, और यूरोप के दोनों हैं। ठीक है, यूरोप के तो 5 हैं, लेकिन ये नॉर्डिक हैं। ठीक, या स्कैंडिनेवियाई कंट्री जो हम लोग कहते हैं। 2015 में हम लोग कहाँ पे आ गए? 2015 में ब्रिक्स देश और ब्रिक्स प्लस देश में औसत SDG प्रगति विश्व औसत से तेज रही है। ठीक है, अब देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, ये एक निष्कर्ष निकाला है 2015 से, जो ब्रिक्स प्लस देश हैं या ब्रिक्स देश हैं, इसमें जो औसत SDG प्रगति से अधिक प्रगति हुई है। ठीक, भारत 64 के समग्र स्कोर के साथ 109वें स्थान पे। ठीक, 2024 में, जबकि 2023 में भारत किस स्थान पे था? तो 2023 में भारत था 112वें स्थान पे।
अब देखिए ये चीज़ इसमें लिखी नहीं हुई है, और ये अगर क्वेश्चन बन गया, जैसे पिछली बार SDI पे बना था, तो उसमें दोनों साल की रैंक जो 2023 और 22 की दोनों की रैंक थी, वो दोनों रैंक का इंक्लूड करके दो कथन बनाया था। ठीक है, दोनों कथन से प्रश्न आ गया था। अब देखिए भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति देखना क्यों जरूरी, क्योंकि ये चीज़ें रिलेट करके क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखिए भारत से आगे कौन कौन इसमें, तो बांग्लादेश आगे, नेपाल, श्रीलंका, चीन, भूटान भी आगे ही होगा, बहुत आगे होगा। पीछे कौन है, केवल पाकिस्तान पीछे, और जहाँ पाकिस्तान भी आगे हो जाए वो तो इंपॉर्टेंट हो गया, फिर क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट में निम्नतम स्थान पे कौन है, तो दक्षिणी सूडान इसमें आखिरी स्थान पे। ठीक, अब देखिए बारबाडोस को बहुपक्षवाद के लिए प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, बहुपक्षवाद के लिए प्रथम स्थान चुना गया, तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये बनेगा, देखिए लिखा भी हुआ ऊपर, बहुपक्षवाद के लिए प्रथम स्थान पे। अब वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पे चलते हैं। WEF ने इसको जारी किया है, 63वीं रैंक है भारत की, देखिए यहाँ 63वीं रैंक है। प्रथम स्थान पे स्वीडन है, स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पे, स्वीडन भी स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। अब देखिए ये क्या है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये बताता है कि कोई भी कंट्री स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना में किस तरह की प्रगति कर रही है। अब जो ये स्वीडन देश है ना, ये अपने 99% से ज़्यादा जो एनर्जी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक या सस्टेनेबल सोर्स से प्राप्त करता है। ठीक है, सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से। ठीक है, और भारत की रैंक इसमें 63वीं है, तो ध्यान रखिए कि भारत भी इस क्षेत्र में काफ़ी आगे है। भारत भी अब 40% ऊर्जा सस्टेनेबल सोर्स से प्राप्त कर रहा है। ठीक, चीन का इसमें 17वां स्थान है, ब्राज़ील का 12वां स्थान है, पाकिस्तान 113 स्थान पे है, और जितने भी एशियाई देश हैं वो भारत से पीछे है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसमें कोई पीछे नहीं रहेगा। अब देखिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है। 163 देशों में भारत का स्थान कितना है, तो देखिए भारत का स्थान इसमें 116वां। ठीक, अब देखिए इसमें भी केवल पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान ही पीछे हैं। ठीक है, आखिरी स्थान पे यमन, जबकि शीर्ष स्थान पे आइसलैंड है। आइसलैंड बहुत सालों से शीर्ष स्थान पे बना हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन आइसलैंड वाला इंपॉर्टेंट भी है, और ये मतलब काफ़ी ऑब्वियस भी है। अगर आप पिछले सालों से भी पढ़ रहे हैं तो आइसलैंड आपको मिला हुआ है। ठीक है, दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में। अब देखिए एक बार ये भी पूछा हुआ था कि कौन सा क्षेत्र जो है इसमें सबसे शांत है, कौन सा सब क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से संघर्ष के क्षेत्रों में रहता है, तो यूरोपीय क्षेत्र इसमें शांत रहते हैं। ठीक है, वो अपने को शांत दिखाते भी हैं, शांत हैं भी, जबकि एशिया प्रशांत और जो अफ्रीकी है वो दोनों क्षेत्र क्या रहते हैं, संघर्षशील रहते हैं। तो शांति सूचकांक में पिछड़े हुए भी कौन है, देखिए तो इसमें यमन, सूडान, ये सारे देश या तो एशिया प्रशांत के या तो आपके वहाँ के। यूक्रेन इसमें शामिल हो गया क्योंकि यूक्रेन वॉर हो रहा है इसलिए। ठीक है, नहीं तो शामिल भी नहीं होता है। ठीक, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है इसको ख़त्म करेंगे, और इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग जो संक्षिप्तियाँ हैं उस पर आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। चैनल को शेयर करिए, ठीक है, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ फ्री क्विज PDF वगैरह आपको मिल जाएंगी। इसकी PDF हम लोग खंडवार अपलोड करेंगे। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे तो पहले राष्ट्रीय कर देंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक साथ कर देंगे। अगला वीडियो जब खत्म होगा तो ये दोनों एक साथ करके एक PDF बना के दे देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।